नमस्ते, सुरक्षित सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। न्यूज 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी जरूर बनाएं और जरूरी ना हो तो बाहर ना जाए। फिलहाल कई जगहों पर तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी अपील यही है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और मास्क ही इस कोरोना की लड़ाई में एक लौता हथियार है जो आपको इस लड़ाई में विजयी बना सकता है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 2 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिए जाने के मामले पर अब सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। बीजेपी के मुताबिक हर किसी को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन नहीं बनती है। तो केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन पर जो सियासी संग्राम, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने कहा कि ये जो 2 कंपनियां केवल बना रही हैं वैक्सीन, उससे पूरे देश को सही वक्त पर वैक्सीन मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कुछ और जगहों पर भी ये वैक्सीन बननी चाहिए, जिस पर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी के मुताबिक हर किसी को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आज सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का वो सिर्फ 2 कंपनियों को ही ना दिया जाए, उनसे लेकर बाकी जगह भी दिया जाए ताकि वैक्सीन जल्दी और युद्ध स्तर पे बन पाए। आपका रिएक्शन? मेरे को पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति जब रेवेन्यू ऑफिसर थे, ये रेवेन्यू का काम नहीं कुछ और काम कर रहे थे। ये शायद अपनी एनजीओ चलाते थे, क्योंकि अगर रेवेन्यू ऑफिसर का काम कर रहे होते तो इनको ये लाइसेंसिंग वाली बात 100% समझ आती। तो लाइसेंस जो है उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। और इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 3-4 लोगों को लाइसेंस दे दिया है। तो ये जरा सो के उठे होंगे बाद में, और या पढ़ाई कम किया होगा या पता होगा, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब आप लाइव वायरस से डील करते हैं तो लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाइव वायरस को रखने की, बनाने की सुविधा होगी तो वहां पे लाइसेंस दिया जाएगा, और 3-4 लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। वैक्सीन को लेकर सियासत अब केंद्र बनाम राज्य सरकार हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, जो बड़ी चुनौती बनी जा रही है। केजरीवाल ने साथ ही केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। एक दिन पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन की कमी को लेकर सीधे केंद्र पर सप्लाई को कम करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली ने केंद्र सरकार को 1,34,00,000 वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया था, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 3.5 लाख की वैक्सीन ही दी, करीब 3 लाख की, आप समझिए। सिसोदिया ने बीजेपी के इस दावे को भी नकार दिया कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ करीब 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर दिया था। कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं। वैक्सीन की कमी की इस सियासत में महाराष्ट्र सरकार भी कूद पड़ी है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का दावा है कि केंद्र की तरफ से 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पा रही है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन को धीमा करने का दावा किया है। मुझे लगता है हमने सीएम साहब से बात करके वो निर्णय अभी लिए है कि जो भी 18 से 44 साल के हमारे पास
करीबन 3 लाख डोसेस उपलब्ध है, वो हम अभी पूरा स्टॉप करके 45 साल के जो सेकेंड डोज है उसके लिए यूज करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र के सभी सेंटर्स को दिया है। की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होता है, लेकिन साइबर अपराधियों ने इसी से जुड़ा एक फर्जी ऐप बनाया है। ये साइबर अपराधी इससे जुड़ा एक मैसेज भी लोगों को भेज रहे हैं, जिस पर क्लिक करते ही लोगों के फोन हैक हो रहे हैं। हैक करने के बाद साइबर अपराधी लोगों की सारी निजी जानकारियां उनके फोन से चुरा रहे हैं। मैसेजेस कंपोज करके आपको या तो सो इट इज कॉल्ड जो आपका ईमेल है या आपका व्हाट्सएप है या मैसेज है, इसके जरिए ऐसे मैसेजेस आपको भेजते हैं। तो आई हैव गॉट वन सैम्पल मैसेज हियर जो इस तरह से कहता है, रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन फॉर फ्रॉम 18+ एज एंड रजिस्टर ऑन दिस ऐप। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, इसका URL अगर आप ठीक तरह से स्टडी करोगे तो इसमें देख सकते हैं tiny.cc ये है। तो दिस इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट ये जो है ये एक फेक क्रिएटेड वेबसाइट है या फेक क्रिएटेड ऐप है, बिकॉज जो ऑथेंटिक एप्लीकेशंस होते हैं वो या तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से हमें डाउनलोड करने होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो वेबसाइट है जहां से ऑथेंटिकली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वो gov.in उसके अंदर होता है, विच इज अ मैंडेटरी थिंग टू इंडिकेट इट इज ऑथेंटिक। बट जब भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या URL कंप्रेशन जहां पर किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं tiny.cc.covid वैक्सीन, तो ऐसे लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे विदाउट नॉलेज एक बैकग्राउंड में जाकर मालवेयर हमारे मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। और एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपके मोबाइल में सारी इंफॉर्मेशन जो है, आप जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंटर कर रहे हो या जो भी OTPs आपको आ रहे हैं या आपको व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी गैलरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसकी पूरी एक्सेस जो है ये साइबर क्रिमिनल्स के पास चली जाती है। कोरोना काल में जहां एक तरफ कई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और वो मदद हर चीज़ की होती है, कि चाहे वो दवाई पहुंचाते हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हैं या फिर हॉस्पिटल में बेड अरेंज करवाते हैं, कई लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो है ऑपरेशन गिद्ध के तहत जो हमने चलाया था न्यूज़ 18 इंडिया में, कि किस तरीके से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, भोले भोले लोगों को ऐड रहे हैं। अब एक नया गिद्ध इस पूरे मार्केट में सामने आया है और ये गिद्ध ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक अकाउंट, आपकी सारी डिटेल सामने वाले को पता चल जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं कोविन ऐप की। कोविन ऐप की जो लिंक है वो सरकार ने बनाई है, वो काफ़ी सिक्योर लिंक है, लेकिन अब जो फ्रॉस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं कि नकली कोविन ऐप बनाकर अलग अलग लोगों को मैसेज करते हैं। अगर आपने फर्जी कोविन इन पर क्लिक किया और रजिस्ट्रेशन की तो आपकी सारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आपकी आधार डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है वो सीधे जो हैकर हैं उनके पास चल जाएंगी। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी पर कांग्रेस नेता डर की राजनीति ना करें। इसके अलावा कोरोना के मामले में मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब को देखने की भी सलाह दी। आप राहुल गांधी से पूछिए कि भाई महाराष्ट्र का हिसाब किताब दो, पंजाब का हिसाब किताब दो, छत्तीसगढ़ का हिसाब किताब दो, राजस्थान का हिसाब किताब दो। वो मुख्यमंत्री तो तुम्हारे थे, उन्होंने पेंडेमिक में क्या किया और उनका कितना कितना बजट था, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका हिसाब दो। राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए, प्रेसिडेंट बना देते हैं, प्रधानमंत्री की जगह प्रेसिडेंट लागू कर देते हैं। प्रेसिडेंट ही होना चाहिए भारत का। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के ट्वीट करते हुए लिखा उन्होंने कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। उधर पंजाब के मोहाली में पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त कैब की व्यवस्था की शुरुआत की, ताकि इलाके में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आसानी से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाया जा सके। यही नहीं, इसके लिए मोहाली पुलिस की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया, जिस पर कॉल करके सीनियर सिटीजन वैक्सीन लगवाने के लिए कैब बुक करवा सकेंगे।
वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरठ में इस जानलेवा बीमारी के 3 मरीज मिले हैं और तीनों मरीज दूसरी जगहों से यहां रेफर किए गए थे। एक मरीज मुजफ्फरनगर का रहने वाला है जिसका कुछ रोज पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। दूसरा मरीज बिजनौर का रहने वाला है जो डायबिटीज से पीड़ित है, जबकि तीसरा मरीज कुछ रोज पहले कोरोना से ठीक होकर घर लौटा था। फिलहाल तीनों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। काल के अंदर जो इलाज है वो मेन जो है उसका शीट एंकर ऑफ थेरेपी वो स्टेरॉयड ही है। तो ज़्यादातर क्या 90-100% पेशेंट में हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉयड का सेवन करने से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से ये ब्लैक फंगस सीरियस मरीजों में जो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में हैं, NIV पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है। कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में गंदे पानी के रह जाने की वजह से होता है और सावधान रहकर ही इससे बचा जा सकता है। जहाँ भी संक्रमण करता है वो जगह काली हो जाती है, इसके काले फाइबर्स होते हैं, तो ये ब्लैक फंगस अब सामने आ गया है। इसलिए मैं ओरल हाइजीन ट्रीटमेंट करता हूँ। डेली 2-3 बार गार्गल्स कीजिए। केमिकल अगर कोई आपके पास अच्छा तो उससे कीजिए। तो ये गार्गल करना और कुछ ना हो तो नमक से कीजिए, बहुत अच्छा है इसमें। दूसरी, आँखों को भी धोइए सोते हुए, और मास्क अगर लगाएंगे तो नाक से तो फंगस और मुंह से तो जाएगा ही नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें एहतियात। अब महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी तक इस नई बीमारी के करीब 2000 मरीज सामने आ चुके हैं और यही नहीं, इसी बीमारी की वजह से कई मरीजों को अपने एक आंख की रोशनी भी गंवानी पड़ी है। कुछ मरीज तो मौत तक उनकी हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। हालांकि राज्य सरकार इस बीमारी पर अपनी नजर बनाए हुए है। माइकोसिस जिसको हम कहते हैं, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन भी कहेंगे, जिसके सिम्टम्स नोज या माउथ के नज़दीक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं और अन्य भी कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन ये पोस्ट कोविड या तो कोविड का ट्रीटमेंट लेते हुए भी ये दिखाई दे रहा है। एम्फोटेरेसिन जो इंजेक्शन है वो लगते हैं। तो इसके लिए हम महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना जो हमारे 1000 हॉस्पिटल्स है, उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाले जो हॉस्पिटल्स है, वही हॉस्पिटल्स में इसके उपचार करेंगे। देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच अब जगह जगह से राहत के संकेत भी मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। एक वक्त जिस मुंबई में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा था, वहां अब मेरठ से भी कम मरीज आए हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का असर अब नजर आने लगा है। कहर के बीच मिले राहत के संकेत। महाराष्ट्र में 40 दिनों के बाद 40,000 से कम नए केस। मुंबई में मेरठ से भी कम नए मरीज। जनता की जागरूकता, सरकार की सख्ती, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन जैसे उपायों ने जोर मारा तो कोरोना की हार के संकेत मिलने लगे। जिस महाराष्ट्र के दिन ब दिन बढ़ते आंकड़ों ने देश की चिंता को बढ़ा रखा था, अब वहीं से सबसे बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र में 40 दिनों के बाद 40,000 से कम नए केस आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 37,236 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 51,38,000 के पार चली गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 549 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 61,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक ही दिन में करीब 9,000 की गिरावट आई है। यही ट्रेंड मुंबई के भी आंकड़ों में नजर आया। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,782 नए मरीज मिले और इस दौरान 74 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले मुंबई में 2,403 मरीज मिले थे। अगर मुंबई के बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो ये मेरठ से भी कम है, जहां एक दिन में 2,268 नए मरीज मिले हैं। संकेत साफ है, मुस्तैदी के आगे कोरोना हारने लगा है।
हमने जो बेसिक मुद्दे जो है उसी पे हमने ज़्यादा जोर दिया, जैसे ट्रैक करना, टेस्ट करना और ट्रीट करना। इसके साथ में ही ट्रीट होने के बाद में उसको डिसेंट्रलाइज पद्धति से हमने जो वार्ड रूम बनाए थे, वो वार्ड रूम में माध्यम से जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनकी जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, उन पर ध्यान रखना और उनकी टेस्टिंग करवाना और ज़रूरत पड़ने पर उनको एम्बुलेंस द्वारा या हमारी मेडिकल टीम जाकर असेस करने के बाद में उसको दाखिल कराना हॉस्पिटल में, ये तो हमने किया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जिस तेजी से टूटा है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में दो बड़े सियासी दल शिवसेना और बीजेपी ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए वॉर रूम शुरू कर दी। सियासी दलों की ये पहल जनता के लिए मददगार साबित हो रही है। शिवसेना के ऐसे ही वॉर रूम का न्यूज़ 18 ने जायजा लिया। ऐसे ही एक वॉर रूम में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरीजों के जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेकर अगर कोई दिक्कत है तो वो फ़ोन आते हैं। साथ ही में बेड्स की अवेलेबिलिटी एक बड़ी समस्या बनी है, उसके लिए यहाँ पर फ़ोन आते हैं। इसी तरह की पहल महाराष्ट्र बीजेपी ने भी की। बीजेपी के वॉर रूम में 24 घंटे कोरोना पीड़ितों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। कोरोना के मरीजों के परिजनों को आने वाली परेशानियों को लेकर अब वॉर रूम सक्रिय हो रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं दादर स्थित वसंत स्मृति के बीजेपी दफ्तर में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वॉर रूम स्थापित किया गया है, जिसे सेवा सेतु नाम दिया गया है। कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए संकट काल है। इसे सरकारें भी समझ रही हैं और सियासी दल भी। लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन से लेकर तमाम उपायों पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे कदम उठाने के संकेत दिए हैं जिससे हर व्यक्ति को उसके घर के पास वैक्सीन मिल सके। सरकार और सियासी दलों की तरह मुंबई की कई फिल्मी हस्तियों ने भी लोगों की मदद के लिए अभियान छेड़ दिया है। ऐसा ही अभियान मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपने दोस्तों की मदद से शुरू किया है। अनुपम खेर फाउंडेशन के बैनर तले प्रोजेक्ट हील इंडिया शुरू किया गया है, जिसका मकसद देश भर के जरूरतमंदों की मदद करना है। फाउंडेशन है, अनुपम खेर फाउंडेशन की मदद से ये अलग अलग नीडी जो जगहें हैं, जहाँ हमने जो हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, उतना लोगों के पास पैसा नहीं है और जो उस तरह के तो अलग अलग लोग हैं। जैसे ये पुणे में एक हॉस्पिटल में जा रहा है, ये जो है ये दूसरे एक और हॉस्पिटल में जा रहे हैं सारे बेसिकली। ये जम्मू में जा रहा है, जो जम्मू में जो शिविर में रहते हैं कश्मीरी लोग, उनके लिए जा रहा है। वैसे ये हाजीपुर बिहार में जा रहा है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोगों की जागरूकता और सरकार सहित संस्थाओं की कोशिशों से ये जंग जल्द ही जीत ली जाएगी। और बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां पर एक टैंकर से ऑक्सीजन के लीक होने की जानकारी आ रही है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण गोवा के जिला अस्पताल में टैंकर से ऑक्सीजन अस्पताल के सप्लाई टैंक में ट्रांसफर की जा रही थी और इसी दौरान ऑक्सीजन लीक होने लगी। देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऐसे में लापरवाही से लीक होना जरूर चिंता की बात है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है ताकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सके। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की। WHO की तरफ से यूपी सरकार की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किए गए। WHO के मुताबिक गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी सरकार की तरफ से 97,941 टीमें बनाई गई, जिन्होंने गांवों में जाकर उन सभी लोगों का टेस्ट किया जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। इसके अलावा टीम ने बेहतर काम करते हुए पॉजिटिव पाए गए लोगों को तुरंत आइसोलेशन भेजा, साथ ही तुरंत दवाइयां भी दी। इसके अलावा पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने का भी काम बेहतर तरीके से किया गया। यूपी में 5 मई से 5 दिन तक ये मुहिम राज्य के 75 जिलों में चलाई गई, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 1,41,610 टीमें बनाई गई थी। इस मुहिम के पहले दिन WHO के अधिकारियों की तरफ से निगरानी भी की गई थी। जो अच्छे कार्य किए हैं उसको लेकर WHO ने प्रशंसा की है और वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उस पर अपनी टिप्पणी देना शुरू कर दी है।
अपनी बाइट देना शुरू कर दी है कि वो WHO की तारीफ से क्या हो जाता है। अगर कोई काम करता है तभी उसकी तारीफ होती है, तभी उसके खिलाफ भी बात होती है। काम किया है ना उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने। हमने 23 करोड़ जनता को संक्रमण से बचाने के लिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, आपने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी महायुद्ध का असर अब कई राज्यों में दिखने लगा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों में नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। बुरी तरह प्रभावित राज्यों में नए मरीजों की संख्या में गिरावट से देश में भी कोरोना के केस कम हुए हैं। बदले हालात को इस तरह समझा जा सकता है कि 62 दिन में पहली बार ठीक होने वालों का आंकड़ा नए मरीजों से ज्यादा है। कोरोना को मात देने की कोशिश का असर, 62 दिन के बाद नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले। नए मरीजों की संख्या 15 दिनों में सबसे कम। कोरोना से बचने के लिए राज्यों में लगाई गई रोक, लॉकडाउन जैसे हालात, प्रशासन की सख्ती, वैक्सीनेशन अभियान और इलाज के बेहतर इंतजाम का असर अब कई राज्यों में दिखने लगा है। दिल्ली हो या यूपी या फिर बिहार, ज्यादातर जगहों पर अब कोरोना मरीजों के गिरते ग्राफ की जो तस्वीर सामने आई है, उससे देश की सूरत बदलने की उम्मीद बंधने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में करीब 3,30,000 नए मरीज मिले, जो बीते 2 दिनों में मिले केस से 70,000 कम है। ये बीते 2 हफ्ते में मरीजों का सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से 3,876 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि एक दिन में 3,50,000 मरीज बीमारी से ठीक भी हुए हैं। यानी कोरोना की दूसरी लहर से दुखों का जो कहर टूटा था, अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही है। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ने, ऑक्सीजन की बेहतर व्यवस्था, लॉकडाउन से दिल्ली में कुछ हद तक हालात सुधरते दिखे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,651 नए मरीज सामने आए, जो एक दिन पहले से 685 कम है। हालांकि दिल्ली में 24 घंटे में 319 लोगों को कोरोना की वजह से जान भी गंवानी पड़ी। सोमवार को कोरोना की दर घटकर 19.10% हो गई। ये पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम है। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया। दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात सुधरते दिख रहे हैं, तो अब ये दोबारा न बिगड़े, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। अस्पताल में बेहतर इंतजाम से लेकर मदद के लिए कई संस्थाएं सामने आई हैं। इस बीच आईटीबीपी ने उनको भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजनी चाहिए थी। मैंने 2 दिन पहले इस बात को उठाया कि क्यों 93 देशों को वैक्सीन दी गई, अपने देश के लोगों को मरता हुआ छोड़ के हमने 93 देशों के लोगों को क्यों वैक्सीन दी। तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के तर्क लेके आ रही है। पहले उन्होंने कहा कि साहब, कल उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने तो वैक्सीन के ऑर्डर ही नहीं किए थे, हमने वैक्सीन विदेशों को बेच दी। देश में कोरोना हो रहा है आपको नहीं पता था। और जब मैंने ऑर्डर रख दिए कि ये देखिए, हमने तो कंपनियों से सीधे संपर्क किया था, भाई हमें वैक्सीन दे दो 1,34,00,000 रुपए, भारत सरकार ने बीच में आके कहा नहीं जी 1,34,00,000 मत लेना, आपको तो केवल 3.5 लाख मिलेंगी। तो ये कल भारत का बीजेपी का मैंने महाझूठ का पर्दाफाश किया। अब ये कह रहे हैं, कल इन्होंने एक चीज और कही कि हम तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान रखना होता है। भाई अमेरिका को चिंता नहीं है क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की?
आप ही को सारी पड़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। हमारे लोग मरते रहे और आप कह रहे हो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान रखूंगा। अमेरिका ने आज तक एक भी वैक्सीन नहीं दी किसी देश को। यूरोप के किसी देश ने, वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, वो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज का हिस्सा है जिसका हमारी सरकार है, उन्होंने नहीं दी। यूरोप के किसी देश ने नहीं दी, जापान ने किसी को नहीं दी। हमारे देश की सरकार जो है 93 देशों को जा जाके वैक्सीन बांट रही है, कह रही है हमारे देश के लोग मरते रहे, हम तो देंगे दूसरे लोगों को। सारे देशों ने अपने देश के लिए वैक्सीन सुनिश्चित करी। जब उनके सब नागरिकों के लिए वैक्सीन हो गई तो उसके बाद वो कह रहे हैं भाई बताओ इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसको चाहिए। फ्रांस ने पिछले महीने, मार्च से शुरू नहीं की भारत सरकार की तरह से, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से, फ्रांस ने पिछले महीने से इंटरनेशनल कम्युनिटी को वैक्सीन देनी शुरू की है। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है, अपना फेलियर स्वीकार नहीं कर रही है। ये नहीं मान रही है कि कोरोना से निपटने में भारत सरकार का मैनेजमेंट फेल हो गया, हमारा वैक्सीन का मैनेजमेंट फेल हो गया। ये मानना चाहिए इनको और फिर नए सिरे से काम करना चाहिए जो गलती हुई। लेकिन उसकी जगह आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है। कल एक झूठ लेके आए थे, आज एक नया शिगुफा ले आए, प्रोपेगेंडा ले आए। कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया। कह रहे हैं दिल्ली सरकार को इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए था, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था और वैक्सीन ले आनी चाहिए थी। सारे राज्य जाएं और जाके इंटरनेशनल कंपनियों के सामने ग्लोबल टेंडर करें और वैक्सीन ले आएं अपने लिए। मतलब बीजेपी कह रही है कि अब सारी राज्य सरकारें इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके आपस में लड़ें, एक दूसरे को काटें और फिर कहें भाई हमें वैक्सीन चाहिए, फिर वैक्सीन छीन के लाएं, उनसे वैक्सीन खरीद के लाएं। दिल्ली जाए हम यूपी से ज्यादा महंगी ले लेंगे, यूपी जाए हम बिहार से ज्यादा महंगी ले लेंगे, बिहार जाए हम पश्चिम बंगाल से ज्यादा महंगी ले लेंगे। सब इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होके आपस में राज्य एक दूसरे से लड़के वैक्सीन लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी नया मॉडल लेके आई है वैक्सीन का, कोरोना से लड़ने का। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहते हुए कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल राज्य जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके खड़े हो और ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन लेके आ जाएं। फिर भारत सरकार क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है फिर? 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार भारत की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं राज्य सरकारें जाएं और जाके ग्लोबल टेंडर करके ले आएं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की नाक कटवा दी। भारत नहीं दिख रहा, दिल्ली दिखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश दिखना चाहिए, हरियाणा दिखना चाहिए, बिहार दिखना चाहिए। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर केंद्र से कई सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र को और आगे बढ़ने और ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में ऑक्सीजन कालाबाजारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर पर लगा, जिसने सीएमओ ऑफिस के बाहर ही कोरोना मरीजों के घर वालों को ऊंचे दाम पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है और इन लोगों के पास से रेमडेसिविर की कई डोज भी बरामद हुई। पुलिस को इस इंजेक्शन के कई गुना दामों में बेचे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने नकली ग्राहक बनकर आरोपी से संपर्क किया। आरोपियों ने 32,000 रुपए में एक इंजेक्शन का सौदा तय किया, लेकिन जैसे ही आरोपी इंजेक्शन देने के लिए वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अलग अलग अस्पतालों में काम करते थे और वो वहां मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उनकी ऊंची दामों में कालाबाजारी करते थे। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को लगाने के मामले में फरार आरोपी सरबजीत मोखा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि मोखा ने अस्पताल में भर्ती करीब 500 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दी, जिसका पता चलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले में फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इस घटना के बाद आरोपी मोखा फरार हो गया था। बताया गया कि वो अपने ही अस्पताल के कोरोना वार्ड में छिप गया था, जिसे पुलिस ने एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। तो जबलपुर से ये खबर सामने आई थी, जहां ये बताया जा रहा था कि एक डॉक्टर जो है वहां उसी के अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती थे, 500 करीब ऐसे मरीज जिन पर
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया और इसकी जानकारी मिलने के बाद ही उसको लगातार पकड़ने की कोशिश हो रही थी और फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पप्पू यादव पर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है कि पप्पू यादव बिना पास के ही पटना के पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में चले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस बीच पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके नेता की गिरफ्तारी के बाद पीएमसीएच के बाहर जमकर हंगामा किया। तो दो तस्वीरें जहां देखिए आज ही गिरफ्तारी हुई है पप्पू यादव की और ये समर्थकों का जमकर प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और वो लगातार कह रहे हैं कि गिरफ्तारी सही नहीं है क्योंकि वो एक नेता है, इसलिए वो अस्पताल जा सकते हैं और जो मरीज है उनका हाल जान सकते हैं। लेकिन जो सरकार है वो ये चाह रही है कि उनकी नाकामियां जनता के सामने ना आए, इसलिए दरअसल ये गिरफ्तारी हुई है। बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना, इसके आरोप में केस हुई है इनके ऊपर। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केस हुई है इनके ऊपर, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को? क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? आपको क्या पता भैया, ये इनसे न पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। इस बीच पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने अपने पति की जान को खतरा बताया, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने आरोप लगाया कि जो लोग सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ जानबूझकर झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। आपकी गिरफ्तारी के अंदर कुछ भी होता है जिसका मुझे पूरा शक है कि ये लोग गिरफ्तारी के नाम पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। मैं मुख्यमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी उनके साथ कोई ऊंच नीच बात होती है, कुछ भी उनकी जान को खतरा होता है, जो मैं सरेआम कह रही हूँ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूँ जो आपने किया वो गलत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उससे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। कोरोना के संकट काल में मौका परस्त गिद्धों की जमात बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन ऐसे गिद्धों पर लगाम लगाने के लिए अपने मिशन में जुटी है, लेकिन मुनाफे के लिए मानवता की हत्या कर चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता है, तो कोई एम्बुलेंस में ही सांसों का सौदा करता है, तो कोई अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर जरूरतमंदों को बेचता है। लेकिन ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करने के लिए न्यूज 18 ने जो मुहिम छेड़ रखी है, उसका असर अब दिखने लगा है। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। प्राणवायु के सौदागर बेनकाब। किट्स वगैरह होते हैं, उनकी एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक जगह गलत तरीके से जमा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी। शिकंजे में मुनाफाखोर गैंग। खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो पहले सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं।
ऑपरेशन गिद्ध का असर। महामारी के इस दौर में जब मानवता पर मुनाफाखोरी भारी पड़ने लगी, जब बाजार में खुलेआम सांसों का सौदा होने लगा, जब कालाबाजारी करने वाले गिरोह लोगों से जिंदगी बचाने की एवज में पैसे वसूलने लगे, तब न्यूज 18 ने सबसे पहले शुरू की अपनी खास मुहिम ऑपरेशन गिद्ध। कितने? जिसके तहत हमने कोरोना काल के उन अवसरवादियों को बेनकाब किया जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे। असर यह हुआ कि प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और संकट काल के गिद्ध जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने लगे। आज न्यूज 18 एक बार फिर ऐसे ही गिद्धों की काली करतूत आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार। जब पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, अदालतें सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही हैं। ऐसे वक्त में पैसों के लालची लोग सांसें बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इन तस्वीरों में आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे होंगे। दरअसल बिहार पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग ट्रेन से सिलेंडर लाकर बाजार में बेचने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर बिहार की कटिहार पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। हालांकि पुलिस को देखते ही सांसों के सौदागर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि ये गिरोह मुंबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा करता था। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 केजी का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इसमें जो जैसा होगा हम लोग जांच करके उसमें उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो जांच नहीं की गई है, जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कटिहार जैसे शहर में इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मंगाने का क्या उद्देश्य है और इसके जो भी कंसाइनी है किसने मंगवाया है उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये रेलवे पार्सल ऑफिस से पता किया जाएगा, तभी कुछ बताया जा सकता। कटिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मुजफ्फरपुर में कोरोना की दवा और दूसरी जरूरी चीजों की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कालाबाजारी कोई और नहीं बल्कि सदर अस्पताल में तैनात कर्मचारी कर रहे थे। इस गिरोह में सरकारी एम्बुलेंस के कुछ ड्राइवर भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर सरकारी मेडिकल सामग्री चुराकर खुले बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा करते थे। पुलिस ने कालाबाजारी के मुख्य सरगना लव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन जांच किट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में PPE किट, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर, कीमती माइक्रोस्कोप, स्लाइड और केमिकल भी जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 5 कालाबाजारियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 3 एम्बुलेंस चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक इस धंधे में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसमें कई सफेद पोश लोगों के लिप्त होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पुलिस इस रैकेट का सिरा तलाश रही है ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचने के साथ इस गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। शहर में छापेमारी की गई है। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में जो एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं और कोविड-19 से जुड़े हुए जो अन्य गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, इसकी बड़ी खेप को इन्होंने जब्त किया है। और इसके साथ ही जो 5 व्यक्ति जो इस पूरी कालाबाजारी की प्रक्रिया में संलिप्त थे, उन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर पड़ी है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है और ना ही लोगों की मुसीबतें कम हुई है। मेडिकल उपकरण, दवाइयों, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद के बावजूद कोरोना से लड़ाई में कारगर चीजों की किल्लत है, और वो किल्लत क्यों है यह आपके सामने है। गौर से देखिए, एक टेम्पो में एक एक कर ऑक्सीजन सिलेंडर लादे जा रहे हैं। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के सिलेंडर आपको दिख जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में एफडीए और पुलिस की टीम ने ऑक्सीजन के अवैध गोदाम पर छापा मारकर ये सिलेंडर बरामद किए। जालना के गरीब शाह बाजार इलाके की गोदाम पर छापा मारकर 40 जंबो और 9 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला यह गिरोह इन्हें बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में था। गरीब शाह बाजार या एरियामध्ये एका गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर साठवणूक केली आहे अशी माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने अन्न औषध प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन आम्ही सर्वजणांनी इथे भेट दिली। इथे भेट दिली असता इथे एका गोडाऊनमध्ये आम्हाला 40 मोठे आणि 9 छोटे सिलेंडर आढळले। दिल्ली के अंबेडकर नगर की रहने वाली सुमन को ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत थी। सुमन को एक नंबर मिला तो उन्होंने फोन घुमाया। 50 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के एवज में सुमन से 90,000 रुपए मांगे गए, लेकिन सुमन ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। नतीजा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा पवन नाम का ये गिद्ध आज सलाखों के पीछे है। आरोपी पवन ने पूछताछ में बताया कि वो कैट्स एम्बुलेंस सर्विस में 2 साल से पैरामेडिक्स का काम कर रहा था, जिसकी वजह से कोरोना पीड़ितों के परिजनों से उसके संबंध बन जाते। जरूरतमंद लोग उससे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया करते थे। आरोपी पवन 15 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 40,000 रुपए में बेचा करता था, जबकि 50 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 90,000 रुपए में बेचता था। आरोपी पवन ग्राहकों से पैसे ऑनलाइन वसूला करता था। पुलिस ने पवन के पास से 32 पीपीई किट, 1 लाख रुपए कैश और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो कोई रिश्वतखोरी। पकड़े जाने पर कोई गिड़गिड़ाता है, अपनी गलती मानता है, तो कोई पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन क्या इतने भर से संकट काल के इन गिद्धों का गुनाह माफ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैसों की खातिर एक तरह से लोगों का कत्ल कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में मुनाफा कमाने के लिए हत्यारे बन गए हैं, और इन जैसे हत्यारों की एक ही जगह है, जेल। चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इंजेक्शन लेने के लिए लोगों में होड़ मची दिखी। कई लोग तो रेमडेसिविर लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़े दिखाई दिए। भीड़ में शामिल लोगों को कोरोना का कोई खौफ नहीं दिखा। इंजेक्शन लेने के चक्कर में उन लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। उधर उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला जेल में बंद 31 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में कोरोना की चपेट में आए सभी कैदियों को फौरन आइसोलेट कर दिया गया। मथुरा जिला जेल में अब तक 300 से ज्यादा कैदी
कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिला जेल में कैदियों के रखने की क्षमता 554 है, जबकि यहां 1660 कैदी हैं और इस वजह से जेल के अंदर कैदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। इन कोरोना पॉजिटिव कैदियों में पीएफआई का सदस्य रऊफ शरीफ भी शामिल है, जिसे हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। इस आदेश के बाद यूपी के कई जिलों में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखी। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। शराब खरीदने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़े दिखाई दिए। जरा 6 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां शराब दुकान के बाहर लोगों की भीड़ दिखी। दूसरी तस्वीर नोएडा की है, वहां भी लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे दिखे हैं। और तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, वहां शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। चौथी तस्वीर चंदौली की, 5वीं तस्वीर मेरठ और 6ठी तस्वीर कानपुर की है। इन तीनों जगहों पर शराब खरीदने के लिए लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से सामने आई। शहर में मौजूद एक शराब की दुकान के बाहर लोगों का हुजूम लगा दिखा। शराब खरीदने के लिए लोग लंबी लाइन में लगे खड़े दिखे, लेकिन शराब खरीदने के चक्कर में लोग कोरोना के नियम ही भूल गए। लोग एक दूसरे पर चढ़े दिखे। जिले में प्रशासन ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी है।